गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। पिछले क्लास में हमने धारा विद्युत के बारे में पढ़ा था तथा इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं जब कोई आवेश क्या है गति करता है तो वह किस प्रकार से अपना चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, या किसी गतिमान आवेश की गति होने से गति करने से वह कैसे चुंबकीय गुणों की स्थापना करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे सबसे पहले हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जब किसी चालक माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब धारा में तीन प्रकार से प्रभाव दिखाई देता है। कौन कौन सा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के फलस्वरूप हमारा डायनेमो होता है। डायनेमो हो गया, मोटर हो गया, बॉयलर हो गया, ये सब चलते हैं। और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के फलस्वरूप जो बैटरी हो गया, सेल हो गया, ये इन सभी में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव दिखाई देते हैं। और ऊष्मीय प्रभाव अर्थात जैसे हीटर हो गया और आयरन हो गया, ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव व्यक्त करते हैं। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही देखो ये तार गर्म हो जाता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण ही विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। पिछले क्लास में हमने सेल में जाना कि सेलों के मध्य होती है, विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तथा धारावाही चालकों के चारों ओर धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत एवं चुंबकत्व के मध्य संबंध को सर्वप्रथम 1820 में डच भौतिक शास्त्री हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने अपने एक भाषण के दौरान प्रयोग प्रदर्शित करते हुए देखा कि एक सरल रेखीय तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अतः भौतिक शास्त्र की वह शाखा जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकत्व के उत्पन्न होने से संबंध है, विद्युत चुंबकत्व कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं के समूह में व्यक्त किया जाता है। जिस प्रकार से हमने पिछले क्लास में विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखा से व्यक्त करते थे, ठीक उसी प्रकार ही हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखा से व्यक्त करते हैं। इसका अध्ययन हम अब आने वाली कक्षाओं क्लास में करेंगे। ठीक है, ये आगे दिया गया है कि चुंबक के बारे में दिया गया है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, इन सभी के बारे में बताया गया है। देखिए, पूर्व में ज्ञात था कि चुंबक लोहे जैसे निकील, कोबाल्ट आदि के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव को अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव बना रहता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात गतिमान आवेश विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल के कारण चुंबकीय परिघटनाएं होती है। क्या कहा गया है? गतिमान विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाली बल के कारण चुंबकीय परिघटनाएं जो होती है, यही चुंबकीय परिघटनाओं का कारण है। जब गतिमान आवेश विद्युत आवेशों के मध्य एक प्रकार से बल लगाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब हम एक चुंबकीय सुई को धारावाही चालक के निकट ले आते हैं तो वह इस प्रकार चालक के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस सुई पर लगने वाले बल
बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा तो क्या है, सुई पर बल लगेगा, जिसके कारण क्या है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। धारावाही चालक एवं चुंबकीय सुई के मध्य लगने वाले बलों को दो पदों में, जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके निकट एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह एक प्रकार के बल का अनुभव करती है। सन 1864 में जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के सर्वमान्य नियमों को संयोजित करके एक नियम बनाए तथा प्रकाश को एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग बताया, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। संचार के सिद्धांत में ये दिया गया है कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की तथा 19वीं शताब्दी के अंत में सर जे सी बोस ने तथा मार्कोनी ने इन तरंगों को क्या है, उत्पन्न किया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति, प्रवर्धन, संप्रेषण, प्रवर्धन माने बढ़ाना, संप्रेषण माने प्रेषित करना, संसूचकांक के कारण विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। इस अध्याय में हम आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल का अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साइक्लोट्रॉन द्वारा कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने का भी अध्ययन करेंगे। विद्युत तथा चुंबकत्व के अध्यायों में हम निम्न परिपाटी को अपनाएंगे। देखिए, जब कागज के तल से बाहर की ओर निर्गत धारा अथवा क्षेत्र को बिंदु डॉट से दर्शाएंगे और जब कागज के तल के भीतर की ओर जाती विद्युत धारा को हम लोग क्रॉस से दर्शाएंगे। जैसे यहाँ देखिए ये डॉट बनाया गया है, तो डॉट दिया है, इसका मतलब क्या है, कागज से बाहर की ओर विद्युत धारा, मतलब देखिए ये कागज है तो इसमें क्या है, विद्युत धारा ऊपर की ओर आ रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डॉट कहेंगे, ठीक। और क्रॉस कब कहेंगे, जब इस कागज से क्या है, विद्युत धारा अंदर की ओर, नीचे की ओर जा रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस द्वारा व्यक्त करेंगे। जैसे दिखाया गया है चित्र में देखिए, यहाँ विद्युत धारा क्या है, डॉट में यहाँ बताया गया है, मतलब ये विद्युत धारा ऊपर की ओर आ रही है, और यहाँ क्रॉस बताया गया है तो क्या है, कागज तल के अंदर की ओर क्या है, प्रवाहित हो रही है। और ये क्या है, एक चुंबकीय सुई है, ये दोनों क्या है, चुंबकीय सुइयां हैं, ठीक। अब देखते हैं ओरस्टेड का प्रयोग। सन 1820 में डेनमार्क के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री ओरस्टेड ने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके नीचे रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। विद्युत धारा की प्रबलता को बढ़ाने पर विक्षेप का मान भी बढ़ने लगता है तथा विद्युत धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। चूँकि चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओरस्टेड ने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि जब किसी विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड डेनमार्क के प्रसिद्ध भौतिकविद एवं रसायनज्ञ थे जो कोपेनहेगन में प्रोफेसर थे। उन्होंने सर्वप्रथम यह देखा कि जब किसी धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय सुई रखी जाए तो वह विक्षेपित हो जाती है।
यह विद्युत व चुंबकत्व के मध्य संबंध का प्रथम प्रमाण सिद्ध हुआ। माना जाता है कि चुंबकीय सुई SN एक स्टैंड पर रखी है। अब हम एक तार AB को सुई SN के समांतर लाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में देखिए, ये क्या है, SN एक प्रकार का चुंबकीय सुई है। ठीक, अब हम क्या है, इसके समीप एक विद्युत चालक तार क्या है, AB लाते हैं। अब हम एक तार AB को सुई SN के समांतर रखते हैं, समांतर रखा गया है ना, और इसे सेल और कुंजी से क्या है, चित्रानुसार क्या है, जोड़ देते हैं, तो हमें निम्न प्रेक्षण प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, दिशा को देख लीजिए, दिशा बनाना बहुत जरूरी है ऐसे चित्रों में, तब क्या है, हमें निम्न अवलोकन प्राप्त हुए। जब तार को चुंबकीय सुई के ऊपर रखते हैं एवं विद्युत धारा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव में प्रवाहित होती है। यहाँ देखिए, ये है, इस दिशा में बोल है, साउथ से नॉर्थ में। तब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिमी दिशा में विक्षेपित होता है। तब ये चुंबकीय सुई का ये उत्तरी ध्रुव है, जो प्रारंभ में इस डायरेक्शन में था, देखिए डॉटेड लाइन में था, वो क्या है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ विक्षेपित होता है। पश्चिम दिशा में, वेस्ट में क्या है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट पश्चिम दिशा में क्या है, विक्षेपित होता है, चित्र में देखिए। और जब धारा की दिशा को परिवर्तित किया जाता है, जब धारा की दिशा है ना, धारा की दिशा को हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर रखते हैं, मतलब B से A की ओर रखते हैं, तो क्या है, उत्तरी चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव पूर्व दिशा की ओर क्या है, विक्षेपित होने लगता है। डॉटेड में लाइन में ये पहले था, और जब इसमें B से A की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो ये क्या है, ईस्ट की तरफ क्या है, विक्षेपित हुआ, पूर्व दिशा की ओर क्या है, विक्षेपित होने लगता है। अब यदि धारावाही चालक तार को चुंबकीय सुई के नीचे रखे, तब धारा की दिशा क्या हो जाती है, पुनः परिवर्तित हो जाती है। यदि धारावाही चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर दे, तब चुंबकीय सुई अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। चुंबकीय सुई केवल चुंबकीय क्षेत्र से ही विक्षेपित होती है। कहा जा रहा है, चुंबकीय सुई केवल चुंबकीय क्षेत्र से ही विक्षेपित होती है। अतः इस प्रेक्षणों से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या है, अपनी जो खोज थी उसे इस प्रकार से उन्होंने व्यक्त करके सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या है, संबंध को प्रतिपादित करने में सफल हो गए। अब देखते हैं एम्पियर का नियम। ओरस्टेड के प्रयोग में विद्युत धारा और सुई के विक्षेप की दिशा में संबंध बतलाने के लिए पेरिस के वैज्ञानिक A.M. एम्पियर, आंद्रे मैरी एम्पियर ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे एम्पियर का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार कल्पना करो कि कोई व्यक्ति अपना मुंह चुंबकीय सुई की ओर करके तार के समांतर प्रवाहित धारा की दिशा में तैर रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। कहा गया है कि कल्पना करो कि कोई व्यक्ति अपना मुंह चुंबकीय सुई की ओर करके तार के समांतर प्रवाहित धारा की दिशा में तैर रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक चुंबकीय सुई है और इसमें क्या है, तार A B C D में क्या है, तार
विद्युत धारा क्या है, बी ए से बी की ओर यहाँ प्रवाहित हो रहा है और इसका बायां हाथ ये वाला, देखिए ये बायां हाथ की दिशा में उस चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्या है, विक्षेपित होगा। जैसे कि यहाँ ये बायां हाथ है तो इधर क्या है, ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होगा। चित्र ABCD में एक आयताकार कुंडली को प्रदर्शित किया गया है। इसमें तीर की दिशा में क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। धारा की दिशा सुई की ओर मुंह करके तैरने वाले व्यक्ति के बाएं हाथ की दिशा में वही रहती है। अतः चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पहले की ही दिशा में और अधिक विक्षेपित, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। A, B और C, D दोनों में क्या है, धारा की दिशा देखिए विपरीत है। कहा गया है ऊपर और नीचे भाग में, और नीचे भाग में धारा की दिशा क्या है, जस्ट विपरीत है। किंतु धारा की दिशा सुई की ओर मुंह करके तैरने वाले जो व्यक्ति है उसके बाएं हाथ की दिशा वही रहती है। देखिए यहाँ इसके बाएं हाथ की दिशा इस डायरेक्शन में, और इधर जैसे कि ये जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में, इधर भी जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या है, दोनों का सेम ही है, वही रहती है बोल रहा है। अतः चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पहले की ही दिशा में और अधिक विक्षेपित हो जाता है। स्पष्ट है कि यदि कुंडली में क्या है, जैसे जैसे फेरों की संख्या बढ़ाए जाए तो विक्षेप का मान क्या है, और अधिक बढ़ने लगता है। मतलब विक्षेप क्या है, और अधिक बढ़ गया। तो इस प्रकार से जैसे जैसे इसमें और ये कुंडली का मान बढ़ाते जाते हैं, मतलब कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो विक्षेप क्या है, और अधिक बढ़ने लगता है। अर्थात उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है वह क्या है, और अधिक बढ़ने लगती है। अब हम लोग देखेंगे, और इसी जो सिद्धांत है उसके माप पर, उसके ही दिशा निर्देश पर क्या है, गैल्वेनोस्कोप का निर्माण किया गया है, धारादर्शी का निर्माण किया गया है। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। बहुत सारे वैज्ञानिक ने क्या है, अब चुंबकीय क्षेत्र तो पता चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। तो इस उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह कैसी होगी, है ना। तो इस पर क्या है, वह बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग क्या है नियम प्रतिपादित किया। जैसे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ हथेली का नियम, है ना, आदि। ये सभी जो नियम हैं ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, ये सब आप बुक से अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और जहाँ समझ नहीं आता है वहाँ आप पूछेंगे। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। इस क्षेत्र की बल रेखाओं को हम निम्न प्रयोगों द्वारा चित्रित कर सकते हैं। देखिए, एक गत्तों के बीच गत्ते अर्थात एक पुट्ठा के बीचों बीच उसमें छेद करके उसमें तांबे के तार को क्या है, लंबवत लगा देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र देखिए, ये क्या है, एक गत्ता है ना। गत्ता मतलब प्लाईवुड, कुछ भी कागज या पुट्ठा, है ना। इसमें क्या है, एक तांबे के तार को चित्रानुसार क्या है, लंबवत लगा देते हैं। गत्ते को लकड़ी के स्टैंड पर क्षैतिज दिशा में रख देते हैं। अब तार
के चारों ओर गत्ते पर थोड़ा सा क्या है लोहा का बुरादा फैला देते हैं। लोहा का क्या है इसमें बुरादा फैला देंगे। अब क्या है तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तथा गत्ते को क्या है उंगली से धीरे धीरे क्या है खटखटाते हैं। तो लोहे के जो महीन कण होते हैं वो क्या है सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये क्या है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं जिसका केंद्र बिंदु एक ही हो। देखिए इन सभी वृत्तों का क्या है केंद्र बिंदु एक है, ये वाला पॉइंट, इसीलिए इसे क्या कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये जो सकेंद्रीय वृत्त है वही क्या है चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय सुई से भी इन बल रेखाओं को प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि आप सभी ने दंड चुंबक से किया था, कक्षा 10वीं में प्रयोग किया था। चुंबकीय सुई से क्या है उदासीन बिंदु की दूरी ज्ञात करना है ना, ये सभी आप प्रैक्टिकल में किए हो। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ अलग टेक्निक से बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं उपयुक्त प्राप्त की गई बल रेखाओं अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न नियमों से भी क्या है ज्ञात किया जा सकता है। तो पहला नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दक्षिणावर्ती कार्क या पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि वह विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही क्या है बल रेखाओं की दिशा होगी। दक्षिणावर्ती कार्क या पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि वह विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा देखिए ये क्या है एक कार्क है, पेच है ना, और इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या है हमें कुछ इस प्रकार से घुमाना पड़ेगा ऐसे। तो बल रेखाओं की दिशा है वो अंगूठा जिस दिशा में घूम रहा है, तो अंगूठा क्या है जाहिर सी बात है यहाँ ऐसे घूमेगा गोल, तो यही क्या है विद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी। अब देखते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे या अंगुष्ठ का नियम। विद्युत धारावाही तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वह क्या है विद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी। जैसे इस प्रकार से यहाँ देखिए विद्युत धारा क्या है इस दिशा में बह रही है, तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वह क्या होगा जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी दिशा होगी। जैसे कि चित्र में बताया गया है देखिए उंगली की दिशा इस प्रकार से है और विद्युत धारा क्या है अंगूठे के दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वह क्या है इस डायरेक्शन में होगी। अब देखते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो। अब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत बाहर की ओर होता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। इन सभी प्रयोगों को क्या है विद्यार्थी स्वयं से पढ़ के स्वयं अनुभव करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तभी ये क्या है अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं बायो-सेवर्ट का नियम जो कि बहुत आईएमपी है। इस नियम से क्या है हम लोग लंबे ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा के मान को ज्ञात करते हैं। और क्या है वृत्तीय कुंडली जो होती है उसके केंद्र पर उससे कुछ दूरी पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। ठीक, देखते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। ओस्टेड के प्रयोग से ज्ञात है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सन
1820 में फ्रांस के वैज्ञानिक बायोसेवर्ट धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक नियम को क्या है प्रतिपादित किए, जिसे बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। तो इस नियमानुसार देखिए, मान लो एक्स वाई, ये क्या है, एक्स और वाई एक धारावाही चालक तार है। मान लो एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है जिसमें विद्युत धारा क्या है, तीर की दिशा में आई विद्युत धारा क्या है प्रवाहित हो रही है। इसमें डी एल लंबाई का एक अल्पांश है, डी एल लंबाई का एक अल्पांश माने इसके छोटे से हिस्सा। ठीक है, डी एल लंबाई का हम लोग एक अल्पांश की कल्पना की। अल्पांश किसे कहते हैं, अल्प अंश, उसका छोटा सा हिस्सा। तो इस डी एल अल्पांश से क्या है, आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB क्या है, निम्न मानों पर निर्भर करती है। क्या कहा गया है, मान लो एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है जिस पर I विद्युत धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस पर डी एल लंबाई का एक अल्पांश खींचा गया है। इस अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB निम्न मानों पर निर्भर करती है। पहला क्या है, पहला है चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में बहने वाली विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती I। ये क्या है, पहला समीकरण हो गया। और क्या होता है, चालक के उस अल्पांश में इस क्या है, अल्पांश के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अल्पांश की लंबाई क्या है, dl, तो अल्पांश के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती dl क्या है, अल्पांश है। तीसरा क्या है, इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाला थीटा कोण के ज्या के बराबर होता है। अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण, कौन सा कोण बन रहा है, थीटा कोण, बनने वाले कोण थीटा के ज्या किसे कहते हैं, साइन को क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं। साइन ज्या के बराबर अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात लिख सकते हैं dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा।
ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं चौथा उसने क्या कहा, बायो-सेवर्ट ने क्या नियम दिया, क्या कहा कि अल्पांश से बिंदु P के बीच, इस अल्पांश से बिंदु B के बीच की दूरी के r, दूरी कितना है, दूरी क्या है, r है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अल्पांश से बिंदु P के दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये क्या हो गया, इसे हम लोग लिए समीकरण नंबर 1, इसे लिए समीकरण नंबर 2, इसे ले लेते हैं समीकरण नंबर 3 और इसे ले लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो इन सभी को एक साथ लिखने पर, उपयुक्त को एक साथ लिखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एक साथ लिखने पर dB अनुक्रमानुपाती IDL sin थीटा अपान r²। ठीक, तो अनुक्रमानुपाती को हम लोग हटाएंगे तो क्या है, यहाँ पे एक हमें अनुक्रमानुपाती नियतांक लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, के लेते हैं KIDL sin थीटा अपान r², जहाँ पे क्या है, k एक है अनुपातिक नियतांक है। k क्या है, अनुपातिक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है। इसका मान क्या है, अलग अलग पद्धति में अलग अलग होता है। CGS पद्धति में k का वैल्यू, CGS में क्या है, k का वैल्यू होता है 1, और SI पद्धति में क्या होता है, k का जो वैल्यू होता है वो होता है μ0/4π। μ0 क्या है, निर्वात की परागाम्यता है, परमिएबिलिटी, और 4π का तो पता ही है, 4 × 3, पाई का जो वैल्यू है 22/7 या 3.14 है। तो यहाँ पे देखिए k का वैल्यू हम लोग पुट आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dB बराबर μ0/4π IDL sin थीटा अपान r²। यही क्या है, उस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। B किसको दर्शाता है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो यही क्या है, किसी धारावाही चालक तार में dl लंबाई के अल्पांश के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, जिसे हम लोग क्या है, बायो-सेवर्ट के नियम से क्या है, प्रतिपादित किए हैं। एक बार फिर से देखते हैं क्या है, मान लो XY एक धारावाही चालक तार है जिसमें I विद्युत धारा तीर के दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस पर dl लंबाई का एक अल्पांश है। इस अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, चालक में बहने
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला क्या है, चालक में बहने वाली विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, dB अनुक्रमानुपाती I, ये लेते हैं समीकरण 1। अल्पांश के दूसरा, चालक में उपस्थित अल्पांश के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, dB अनुक्रमानुपाती dl, इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य जो कोण बनता है थीटा, उसके ज्या साइन के बराबर होता, अनुक्रमानुपाती होता है, तो लेते हैं dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। और अल्पांश से बिंदु P के बीच के दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r², dB अनुक्रमानुपाती 1/r² या dB व्युत्क्रमानुपाती r²। उपयुक्त को एक साथ लिखने पर पाते हैं dB अनुक्रमानुपाती IDL sin थीटा। अब हम लोग समानुपाती नियतांक को हटाते हैं, तो एक अनुपातिक नियतांक k लेते हैं। k का वैल्यू होता है वह CGS पद्धति में 1 होता है, SI पद्धति में k = μ0/4π, या ये होता है 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए आ जाएगा हमारे पास dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। इस प्रकार से क्या है, किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।